तो हाँ जी, ये आपकी कुंडली का चार्ट है। आपने जैसे बोला था आपका नाम शो नहीं करना। आपने देखो जी, आपके जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने जैसे बोला है कि एक तो काफ़ी दिक्कतें लाइफ में आपकी आ रही हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बेचैनी होने लगती है और 1 साल से ओवर थिंकिंग हो रही है, जॉब नहीं लग रही 1 साल से। आपने ऐसे सवाल लिख के भेजे हैं, तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा कुंडली कैसी है या आपकी जो दिक्कतें आ रही हैं क्यों आ रही हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह है, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा, ये है छठा, सातवां, आठवां ग्रह, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का, पांचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां घर पत्नी का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने ये 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपने कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने अपनी पत्नी के बारे में जानना है, तो पत्नी का घर है 7वां घर, तो 7वें घर से देखेंगे आपकी पत्नी कैसी होगी। तो पत्नी के लिए 7वां घर और 7वें घर में नंबर 1 लिखा है, एक है मेष राशि, माल का बना मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें इस मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी हमने पढ़ाई के बारे में जानना है, 5वां घर पढ़ाई का होता है और 5वें घर में नंबर 11 लिखा है, 11 कुंभ राशि, माल शनि है, तो पढ़ाई के लिए शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का आपको समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह खराब लगे हैं मुझे, और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगे हैं। तो आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा जो ग्रह मुझे ख़राब लगा है वो है ये बड़े लेवल पे राहु ग्रह। पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा अगर कोई ग्रह खराब है वो है राहु ग्रह। राहु बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्यों ख़राब आपको मैं बताऊँगा। बाकी ग्रह काफ़ी अच्छे भी हैं आपके। और अब होगा क्या, जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो आपको हमेशा अच्छे फल देंगे, जो ग्रह खराब हैं हमेशा खराब फल देंगे। बस इन ग्रहों का जो असर होता है वो दशा में कई गुना बढ़ जाता है। मतलब आज देखो, आज भी आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का असर आज भी है, आज भी आपके जीवन के ऊपर सभी ग्रहों का असर है। बस इन ग्रहों में आपके ऊपर सबसे बड़ा असर आज अगर है वो है सूर्य ग्रह का, क्योंकि सूर्य की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। ये दूसरा महीना 25 में अभी चली, 1-2 महीना हुआ है चली को, और ख़त्म जाके 2031 में होगी। इसका मतलब मैं फिर बोलूँगा, मैंने क्या बोला कि 9 ग्रहों का असर आज भी है। बस 9 ग्रहों में आपके ऊपर सबसे ज़्यादा असर है जो है वो सूर्य ग्रह का है, क्योंकि उसकी है महादशा, उसका असर आपके ऊपर ज़्यादा है। और एक होती है अंतरदशा, वो भी देखो सूर्य की है आपकी, ये भी अभी चली है, दूसरा महीना 25 से, और ये जून 25 में ख़त्म होगी। अब आपके जीवन में अभी जो चीज़ें होंगी खासकर वो सूर्य की वजह से ज़्यादा होंगी। असर सभी ग्रहों का लेकिन ज़्यादा असर सूर्य का है। मतलब आपके जीवन में अभी जो चीज़ें हो रही हैं, जो आगे होंगी, वो कारण कहीं ना कहीं आपका सूर्य ग्रह जरूर होगा। अब आपके पहले सूर्य को देखना जरूरी है कि वो कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर तो सूर्य अच्छा निकला भाई, फिर तो आपके जीवन में कर देगा अच्छा ही अच्छा, ये दशा अच्छी जाएगी आपकी जो बड़ी दशा चली है। अगर बुरा है, बुरे फल देगा। तो इसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपके मैं सबसे पहले राहु की ये बात करूँगा, क्योंकि वो मुझे ख़राब है और क्यों ख़राब है उसका सही होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो राहु की बात करें तो क्यों ख़राब है। राहु ख़राब होने के 2-3 कारण हैं। पहला ख़राब होने का कारण है आपका यहाँ पे बैठा है राहु, यहाँ पे बैठा है केतु। इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, 11वां घर खाली है, 12वां घर खाली, पहला घर खाली, दूसरा घर खाली, तीसरे घर में है चंद्रमा और चौथे घर में केतु है, 10वें घर में राहु। ये कुंडली में बना है आंशिक काल सर्पदोष। अगर चंद्रमा ना होता फिर बनना था संपूर्ण काल सर्पदोष, मतलब एक कम मात्रा वाला काल सर्पदोष बना हुआ है। कब बनता है, देखो जी, राहु केतु के सभी ग्रह जब एक साइड में हो जाते हैं तो बन जाता है काल सर्पदोष, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, बाकी ग्रह इधर ही बैठे सभी आपके देखो।
मतलब 10वें घर में राहु है, चौथे घर में केतु, और उधर देख लो आपको दिख रहा होगा ऊपरला हिस्सा पूरा खाली पड़ा है, सिर्फ चंद्रमा वहाँ बैठा है। तो ये आंशिक काल सदोष बनने की वजह से आपका राहु खराब है, तो कारण ये हो गया। ऊपर से राहु जहाँ बैठा है 10वें घर में, 10वें घर में जो 4 लिखा है ये चंद्रमा के घर में बैठा है, चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है, दुश्मन चंद्रमा घर में आके बैठा है, ये भी कारण हो गया। साथ में शुक्र के बैठ के लंपट दोष बना है। तो 2 दिन कारण है, एक तो आंशिक काल से दोष बना, दुश्मन का घर है, और लंपट दोष बना है। अब राहु क्या खराब फल देगा, राहु जहाँ बैठा है वो है 10वां घर। 10वां घर पहले समझो किसका है, 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, जो आप काम काज नौकरी कारोबार करेंगे 10वां घर है। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता का ऐसा होगा। 10वें घर से सरकार देखी जाती है, 10वें घर से मान प्रतिष्ठा। अब ये जो 4 चीज़ें मैंने बोली हैं ये 10वें घर से देखेंगे भाई। और मैंने आपको क्या बोला था, घर का हमने माल का देखना है। 10वें घर में नंबर लिखा है 4, 4 कर्क राशि, माल की चंद्रमा देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा 10वें घर में शुक्र राहु बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले राहु की बात करें तो राहु आपका भाई 10वें घर में चंद्रमा घर में बैठा है, चंद्रमा को मानता है दुश्मन, और वैसे भी जो दोष बने उसकी वजह से राहु क्या करेगा, इस 10वें घर को बड़े लेवल पे ख़राब कर देगा, 10वें घर की हानि कर देगा ये राहु। जैसे कि 10वां घर काम काज का है तो राहु आपके काम काज में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करेगा, नौकरी कारोबार जो भी आप करेंगे दिक्कतें लगी रहेंगी इस राहु की वजह से। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, पिता का बीमार होना या पिता से मनमुटाव होना। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें देगा। 10वां घर मान प्रतिष्ठा, राहु मान हानि भी कर देगा। और जब कभी राहु की दशा आपकी चलेगी वो आपका समा बुरा समा होगा भाई। और राहु की 3 दृष्टियाँ भी देखो, यहाँ से बैठ के 10वीं दृष्टि 10वें घर से अपनी 5वीं दृष्टि डालेगा दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। और दूसरा घर कुंडली में धन का होता है, आपको धन को लेकर दिक्कतें देगा बहुत ज़्यादा। परिवार का घर है, परिवार संबंधी दिक्कतें, वाणी कठोर। 7वीं चौथे घर के ऊपर मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। 9वीं यहाँ पे छठे घर के ऊपर रोगी बनाएगा, शत्रु, कर्जदार। देखो जी एक बात नोट कर लो, राहु का बुरा फल आज भी आपको मिल रहा है, आज थोड़ा सा है, इतना है बुरा फल, लेकिन जब इसकी कभी दशा या अंतरदशा होगी इसका बुरा फल बढ़ जाएगा। और एक और बात, राहु आपका देखो जी बैठा है 10वें घर में, लेकिन इसको मैंने चलित कुंडली में देखा, इसका आधा हिस्सा 9वें घर के ऊपर भी है। और 9वां घर भाग्य का ही, ये 9वें घर को भी खराब कर देगा, भाग्य घर की भी हानि कर रहा है। और राहु के साथ जो शुक्र बैठा है, ये शुक्र, अब सवाल की शुक्र आपका अच्छा है या बुरा है। देखो जी आपका शुक्र है तो अच्छा था, शुक्र अच्छा था, लेकिन शुक्र को खराब कर दिया इस राहु ग्रह ने साथ में बैठ के, युति बन चुकी है, लंपट दोष बन चुका है। शुक्र बेचारा अच्छा था, अब शुक्र पीड़ित है इस राहु की वजह से। अब शुक्र की बात करूँ, शुक्र इस कुंडली में इस घर का मालिक है पहले घर का, और पहला घर आपका भाई शरीर है। अगर आपका हमने शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक देखना है, पहला घर, पहले घर में 7 लिखा है, तुला राशि, मालक शुक्र, और वो राहु के साथ बैठ के पीड़ित है। मतलब शुक्र स्वर्ग के अच्छे फल देता क्या, शुक्र शरीर का मालक है, 10वें घर में बैठा, घर भी अच्छा है, शरीर लग्नेश है, योग कारक है। शुक्र तो ये दिखा रहा था कि आपका शरीर अच्छा होगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और शरीर का मालक 10वें घर में बैठा, काम काज घर में, शुक्र आपके काम काज के लिए अच्छा था, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। शुक्र पत्नी का कारक होता है, पत्नी के लिए अच्छा है, विवाह। लेकिन ये अभी जो मैंने अच्छे फल बोले हैं ये आपको ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे, साथ में राहु की बैठ के पीड़ित हो चुका है। और एक आपका शुक्र अस्त भी बैठा है, और शुक्र राहु जब एक साथ बैठते हैं, मैंने बोला लंपट दोष बनता है। ये लंपट दोष की वजह से क्या होता है कि शुक्र राहु एक साथ बैठ के आपको भाई काम को बनाएंगे, आपकी काम वासना बढ़ाएंगे। काम वासना बढ़ने की वजह से आप लड़कीबाज होंगे, लड़कियों के पीछे भागने वाले होंगे, एक्स्ट्रा फिर आपके ज़्यादा होंगे, और आपके फंसने के भी योग बनेंगे किसी लड़की के द्वारा, इसलिए लड़कियों से दूरी बना के रखना। इसके अलावा शुक्र राहु, शुक्र विवाह का कारक है, ये शुक्र विवाह का कारक है, पत्नी का कारक है, साथ में घर का। ये आपको विवाह संबंधी भी दिक्कतें देंगे, एक साथ बैठे पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना। शुक्र राहु कई बार छोटा मोटा गुप्त रोग भी दे सकते हैं, गुप्त अंगों से रिलेटेड, और वाहन से एक्सीडेंट होना। और शुक्र राहु जैसे बोला ये बंदे को नशे का आदी भी बनाते हैं, जैसे आपने बोला था ना आप नशे करते हैं, वो सिगरेट पीते हैं, ये कारण क्योंकि देखो जो सिगरेट ये राहु का नशा है। जो जितने भी सूखे नशे हैं ये राहु के नशे होते हैं, तो आप जो नशा भी कर रहे हैं वो राहु की वजह से कर रहे हैं। शुक्र क्योंकि आपका पीड़ित है। और अभी जैसे सूर्य की दशा तो अभी चली है, देखो 1-2 महीना हुआ, इससे पहले किसकी दशा थी, शुक्र की चल रही थी दशा। 20 साल से आपकी भाई शुक्र की दशा चली आ रही थी। अगर शुक्र के साथ राहु ना होता, शुक्र आपको बहुत अच्छे फल देता। ऐसा मत सोचना कि शुक्र अभी बिल्कुल बुरा फल देगा अच्छे फल, लेकिन वो बात बनेगी नहीं जितने देनी चाहिए अच्छे फल, क्योंकि पीड़ित है राहु के साथ बैठ के। और बाकी मतलब बस आपको मैं ये समझा रहा हूँ भाई, इस राहु को सही करो। और एक और बात, अब जैसे मैंने बोला आज आपके ऊपर सूर्य की दशा है, अब सवाल आपका ये भी होगा कि मेरा सूर्य अच्छा है या बुरा है। देखो जी आपका सूर्य भी अच्छा था,
सूर्य भी बड़े लेवल पे अच्छा था, लेकिन अच्छे फल आपको ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि साथ में देखो सूर्य जो है ये 28 डिग्री का बैठा है और राहु है 0 डिग्री का। इन दोनों में जो फासला अगर देखा जाए, ये 2 डिग्री का फासला है बस। चाहे ठीक है राहु 10वें घर में बैठा है, सूर्य 9वें घर में, लेकिन फासला बिल्कुल क्लोज बैठे हैं। राहु 0 डिग्री का है, सूर्य 28, 2 डिग्री का फासला इनमें आ रहा है, क्लोज हो चुके हैं। आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो मतलब यहाँ पे मेरा है कि सूर्य आपका पीड़ित है। देखो जी यहाँ पे तो ग्रह से ग्रह की दूरी, यहाँ पे देखो राहु ये 2 लिखा है ना, तो यहाँ पे सूर्य और राहु ये 2 डिग्री का फासला है, ग्रह से ग्रह के बीच की दूरी। यहाँ पे एक बात नोट कर लो, जब भी सूर्य राहु के साथ क्लोज हो जाता है, बैठ जाते हैं एक साथ, मतलब युति बनी चले, देखो एक साथ बैठे तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, दिख तो ये रहा है कि राहु 10वें घर में है, सूर्य 9वें घर में, लेकिन एक साथ युति तो बनेगी इनकी पूरी तरह से, क्योंकि 2 डिग्री का फासला है और राहु सूर्य आपस में दोनों बड़े लेवल पे दुश्मन है। सूर्य देवता है, राहु दानव ग्रह है, और जब भी एक साथ बैठते हैं दोष बनता है, सूर्य ग्रहण दोष। और आपको पता है जिस दिन सूर्य ग्रहण हमारी धरती पर लगता है क्या होता है, सूर्य की रोशनी धरती ऊपर नहीं आती, राहु सूर्य को निगल लेता है, ग्रहण कर देता है। अब ऐसे सूर्य के जो अच्छे फल आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि राहु ने सूर्य को ग्रहण कर रखा है। और यहाँ पे राहु 10वें घर में या 9वें घर में जब भी सूर्य के साथ राहु होता है, अभी कुछ दिन मैंने वीडियो बनाई है, तो दोष बनता है, पितृदोष भी बनता है, ये भी यहाँ पे लागू होगा, पितृदोष। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या समझा रहा हूँ, कि आपके लिए राहु का सही होना बहुत ज़रूरी है। राहु की वजह से शुक्र पीड़ित है, खराब हो चुका है, सूर्य भी पीड़ित है। अब सूर्य ने अच्छे फल देने क्या थे, ये भी पहले समझ लो। सूर्य इस घर का मालक है 11वें घर का। 11वां घर कुंडली में लाभ का घर होता है, लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। 11वें घर में देखो 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य, और सूर्य बैठा है 9वें घर में, एक तो घर अच्छा है 9वां, और यहाँ पर बुध की राशि में बैठा है, मित्र राशि, मतलब आपका सूर्य दिख तो रहा है बहुत अच्छा है, घर भी अच्छा है, मित्र की राशि है, और 11वें घर से 11वें घर बैठा है। 11वें घर आमदनी, भाग्य घर में, मतलब सूर्य दिखा के आपको भाग्य, मतलब सूर्य की भी जो दशा है इसमें आपको सूर्य आपको भाग्यशाली बनाएगा, भाग्यवंशी आपको धन देगा, आमदनी देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, आपके काम काज के लिए अच्छा है। सूर्य पिता का कारक होता है, पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। लेकिन अभी मैं जो क्या बता रहा हूँ, जो अच्छे फल मैंने अभी बोले हैं भाई, वो आपको नहीं मिलेंगे, जहाँ मिल भी गए थोड़े बहुत मिलेंगे, क्योंकि पीड़ित है राहु से। बाकी जरूरी नहीं कि सूर्य की दशा आपकी जैसी जाएगी ये बिल्कुल बुरे फल देता रहेगा, हो सकता है आपको आगे जाके अच्छे फल देने शुरू हो जाए, क्योंकि जो दशा होती है उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। अब कहने का मतलब है कि क्या किया जाए, करना क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सूर्य के जो उपाय हैं वो आपने करने हैं, ताकि ये स्ट्रॉन्ग हो, इसका बल बढ़े सूर्य का, क्योंकि सूर्य खराब नहीं था, खराब किसने किया, राहु ने किया, जो उसके साथ में आ रहा है, ग्रहण उसको कर रहा है, पितर दोष बना रहा है, सूर्य ग्रहण दोष बना रहा है। तो पहले यहाँ पे सूर्य की बात करते हैं, सूर्य के अपने क्या उपाय करने हैं। सूर्य के देखो जी उपाय आप में से पहला उपाय है, आप सूर्य का मंत्र जाप किया करो, चाहे 1 माला कर लो, 2, 3, जितना आप कर सकते हो, सुबह का टाइम करो। रोजाना करना है। मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः। संडे को स्टार्ट कर लेना, रोजाना करो जितना कर सकते हो जब तक दशा है। दूसरा है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का, आदित्य हृदय स्रोत का जो पाठ है वो आपने पढ़ना है या सुनना है। तीसरा है, वैसे 2 उपाय है, इससे भी काम चल जाएगा, मंत्र जरूर करो ज़्यादा ज़्यादा, और ये पाठ पढ़ना है या सुनना है, लेकिन और भी मैं उपाय लिख देता हूँ, अगर आपका टाइम लगे वो कर लेना। तीसरा है, आप हो सके तो सूर्य का व्रत रखा करो। सूर्य क्या है, एक देवता, इसका दिन है संडे, तो आप संडे को सूर्य देवता का व्रत रख लो, व्रत की कथा कर लेना, आरती किया करो सूर्य देवता की। और आपकी मर्ज़ी, आपको मैं फोर्स नहीं वैसे करूँगा, व्रत नहीं रखना आता कोई बात नहीं, आरती वैसे रोजाना सूर्य की जरूर किया करो। एक और उपाय है, आप सूर्य, क्योंकि यहाँ जिसे मैंने बोला यहाँ पे जो राहु सूर्य की वजह से कि दोष बने हैं, इसे पितर दोष भी कहते हैं, उसके लिए आप पितर स्रोत का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ या तो पढ़ना है या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। पितर स्रोत पाठ पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम। तो 4 उपाय फिलहाल कर लो। चारों में जो पहला उपाय है सूर्य का मंत्र वो जरूर करो, ये बेस्ट है, और सूर्य का पाठ भी जरूर पढ़ना है, सुनना है। व्रत आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा, कोई बात नहीं, रखना आता रख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। आरती वैसे कर लिया करो, और पितर स्रोत का पाठ भी पढ़ना है या सुनना है। अब क्योंकि राहु का सही होना जरूरी है भाई, राहु तो गड़बड़ कर रहा है। अब राहु के लिए क्या करना है, राहु के उपाय भी आपने जरूर करने हैं। 3-4 उपाय बताने वाला हूँ। पहला राहु का उपाय है
राहु कवच का एक पाठ है, ये पाठ आप पढ़ा करो या इसको सुना करो। राहु कवच का पाठ। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ। अब यहाँ पे देखो जी, राहु के भी मैंने 2 पाठ लिखे हैं। ये शाम के समय आपने पढ़ने हैं या रात के समय, दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है। तीसरा है राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान किया करो, और ये दान चाहे तो रोजाना कर दो या हफ्ते में 3-4 दिन या शनिवार को जरूर करो। और क्या राहु का दान होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। और चौथा पाय है राहु के जो देवता हैं शिव जी हैं। आप शिव जी की पूजा वासना आपने बोला था आप करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, करते रहो। और दुर्गा जी से भी राहु अच्छा होता है, वो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, करते रहो। शिव जी के लिए क्या किया करो, शिव जी का जो मंत्र है वो जपा करो। एक मंत्र इसका है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो 1-2 माला सुबह के टाइम बैठ के अपना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप किया करो। चाहे घर पे बैठ के कर लो या शिव जी के मंदिर में जाके वो जाप किया करो। उससे आपका शिव जी भी प्रसन्न होगा, राहु भी अच्छा होता है। दुर्गा चालीसा के पाठ पढ़ दिया करो। तो ये है राहु के पाठ। दोनों राहु के पाठ मैंने बोले, राहु कवच, राहु स्रोत जरूर पढ़ने हैं भाई, कंपलसरी हैं, कोई बहाना मत बनाना। दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं शाम या रात को। और राहु का दान भी कंपलसरी है। और शिव जी दुर्गा जी के आप वो पाठ पहले से पढ़ रहे हो, बस उनको पढ़ते रहो। अब यहाँ पे जो शुक्र है, मैंने बोला था शुक्र आपका एक तो राहु के साथ बैठ के इसकी वजह से पीड़ित है, और शुक्र आपका अस्त बैठा है। अब शुक्र के आपको मैं 2 उपाय बताऊंगा, वो जरूर करो ताकि शुक्र के अच्छे फल कई गुना बढ़ें। और शुक्र के उपाय में से आप पहला शुक्र का उपाय है, आप शुक्र का मंत्र आप किया करो जरूर भाई। इसको भी चाहे 1 माला या 2 माला 3 माला कर लो, शाम के समय कर लो इसको आप। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। शाम के समय या रात के समय जब आप ये राहु के पाठ पढ़ेंगे उसी समय ये पाठ मंत्र कर सकते हो माला से। दूसरा उपाय है आप शुक्र का रत्न धारण कर लेना। और इसका जो रत्न है, इसके 3-4 रत्न होते हैं, उनमें से कोई एक रत्न ले लो। चाहे आप वाइट टोपाज कर लो, चाहे जरकन कर लो, चाहे ओपल कर लो, चाहे डायमंड कर लो। तो जो भी रत्न लेना है अपने वेट के बराबर लेना। अगर आपका वेट 60 किलो है, 6.25 रत्ती का ले लो, 70 है 7.25 रत्ती का ले लो। लेने के बाद इनको चांदी में जड़वा लेना। अगर आप मान लो ओपल, जरकन या वाइट टोपाज लेते हैं, इनमें से कोई रत्न एक लेना है। एक लेकर उसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को सुबह के टाइम सुबह 7:15 बजे धारण कर लेना। और शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण करना सुबह के टाइम। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी, अभी हमने शुक्र की बात कर चुके हैं, जो कि है तो अच्छा था लेकिन राहु से पीड़ित है। सूर्य की बात अभी की, जिसकी बड़ी दशा चली है, वो भी अच्छा है लेकिन थोड़ा सा राहु से पीड़ित है। और अब ऐसे यहाँ पे देखो जी, सूर्य के साथ मंगल बैठा है। बल्कि मंगल कैसा है, मंगल भी अच्छा है लेकिन थोड़ा सा मंगल भी, पहले समझो मंगल के अच्छे वाले क्या है। मंगल जहाँ बैठा है 9वां घर, ये घर अच्छा है। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। अगर आपका हमने भाग्य देखना है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, 9वां घर देखा जाएगा। और आपको मैंने फार्मूला बोला था, घर का मालक देखा जाता है। 9वें घर में देखो 3 लिखा है, 3 मिथुन राशि है, मालक बुध देखना पड़ेगा। बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो पहले अगर मैं बुध की बात करूं, बुध तो आपका बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो 9वें घर, बुध 9वें घर का मालक है और 9वें घर में ही बैठा है, अपने घर में बैठा है भाई, वो तो बड़ी अच्छी बात है। भद्र योग बना है तो बुध अच्छे बल क्या देगा। 9वां घर भाग्य घर है। बुध ये दिखा के आपको परम भाग्यशाली बनाएगा। बुध तो ये दिखा के आप भाग्यशाली होंगे, भाग्य आपका साथ देगा कदम कदम पर। और भी 9वां घर धर्म का आपको धार्मिक बनाएगा। लेकिन बुध देखो जी, यहाँ पे गड़बड़ हो रही। बुध भी एक तो बुध अस्त बैठा है और ये बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है बुध आपका। मतलब बुध है अच्छा, बस थोड़ा सा हल्के से अच्छे फलों में कमी आ रही है। अस्त भी है, राहु के नक्षत्र में बैठा है। मतलब राहु सही कर लिया भाई, आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। क्योंकि कुल मिला के गड़बड़ी ही राहु की वजह से मुझे लग रहा है हो रही है आपकी। अब ऐसी यहाँ पे मंगल की बात करूँ, मंगल इस कुंडली में इस घर का मालक है 7वें घर का, जो कि है पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर। 7वें घर में 1 लिखा है, मेष राशि, मालक मंगल देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। और मंगल आके बैठा है भाग्य घर में, मतलब पत्नी चलेगी भाग्य घर में। मंगल ही दिखा रहा है आपकी पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। मंगल ही दिखा रहा है। लेकिन देखो जी, पत्नी के लिए शुक्र को भी देखा जाता है, और शुक्र आपका है खराब क्योंकि राहु के साथ बैठा है। मंगल तो ठीक है पत्नी के लिए कि पत्नी आगे तो भाग्य साथ देगा, पत्नी का सुख अच्छा है। लेकिन शुक्र की वजह से थोड़ा सा पत्नी संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी। वो दिक्कतें क्या हैं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, विवाह में देरी होना, ऐसी दिक्कतें थोड़ी सी आएंगी। शुक्र क्योंकि सही होना जरूरी है लड़कों की कुंडली में।
और बाकी आपकी मैंने चलित कुंडली में देखा, ये जो शनि आपका गुरु दोनों ग्रह कहाँ बैठे हैं, 8वें घर में। इनमें से खासकर जो शनि आपका है, देखो जी शनि आपको दिख रहा होगा कि आपका बैठा है 8वें घर में, लेकिन अगर शनि को चलित कुंडली में देखा जाए इसका बड़ा हिस्सा है 7वें घर के ऊपर। ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि शनि अगर 8वें घर के फल देता फिर इसने खराब फल देने थे, लेकिन आधे मतलब थोड़े बहुत आधे फल देगा वैसे 8वें घर के, लेकिन ज़्यादा आधे फल ये आपको 7वें घर के देगा। अब शनि की बात करें तो शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। वो 2 घर है, एक तो शनि का घर है ये 5वां घर, जो कि है संतान का घर। संतान कैसी होगी, 5वां घर। 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। 5वें घर में 11 लिखा है, मालक शनि बैठा 8वें घर में है। अगर बिल्कुल 8वें घर के फल देता फिर तो आपको संतान संबंधी चिंता देता, पढ़ाई में बड़े लेवल पर दिक्कत देता, लेकिन क्योंकि मैंने बोला चलत में 7वें घर के ऊपर है, 7वें घर के ऊपर आने की वजह से फिर भी मतलब संतान के लिए ठीक ठाक है, पढ़ाई के लिए ठीक है। मतलब थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी पढ़ाई में, हल्की सी, ज़्यादा नहीं। और 5वां घर प्रेम का, 7वें घर के ऊपर आएगा तो थोड़ा सा प्रेम विवाह का भी जो दिखा सकता है आपका, क्योंकि 7वां घर प्रेम, 7वां घर विवाह, प्रेम विवाह, क्योंकि शनि चलत में 7वें घर के ऊपर आ रहा है। और शनि आपके चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 10 लिखा है, मकर राशि मालक शनि। चौथा घर है माता मकान वाहन, माता मकान वाहन के लिए शनि। और अगर 8वें घर के फल देता फिर तो आपको माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आती है, लेकिन शनि क्योंकि 7वें घर के ऊपर है फिर भी आपको माता मकान वाहन का सुख दे देगा लाइफ में, है भी इस कुंडली में योग कारक है। बाकी शनि के लिए आप एक काम कर सकते हो, वो है आप, क्योंकि शनि का मंदिर जाया करो भाई माथा टेकने शनिवार को। इसके क्या फ़ायदे हैं, एक तो आपकी कुंडली में वैसे भी आपके जो इष्ट देव बने हैं वो शनि देवता हैं, और वैसे भी आपका जो शनि है बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। और क्योंकि आपके सवाल भी था, आपने बोला था पढ़ाई के बारे में पूछ रखा था, 5वां घर पढ़ाई का, उस घर का मतलब शनि है, तो शनि के मंदिर जाते हो, पढ़ाई में जो दिक्कतें आ रही है वो नहीं आएंगी। और भी आपको माता मकान वाहन के लिए अच्छा है। और शनि क्योंकि चलते में 7वां घर पत्नी घर के ऊपर है, शनि देखो जी विलंब का कारक होता है। शनि पत्नी घर के ऊपर आएगा तो थोड़ा सा आपके विवाह में देरी भी कर सकता है, और हल्का सा थोड़ा सा मनमुटाव भी पत्नी के साथ हो सकता है। अब आपके जो काल सदोष बना है, मैंने बोला था राहु केतु दोनों के वजह से बनता है, तो ये जो दोष है ये उन घरों की हानि करते हैं जहाँ बैठते हैं। जैसे राहु 10वें घर में बैठा है, 10वें घर की हानि करेगा, जो कि है काम काज, पिता, सरकार। ऐसे केतु चौथे घर में है, चौथे घर को खराब करेगा। चौथा घर है माता मकान वाहन, तो केतु भी आपको थोड़ा सा भाई माता मकान वाहन को लेकर दिक्कत देगा। इसके लिए आप कुत्तों को रोटी डाला करो। अब तीसरे घर में जो चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा आपके 10वें घर का मालक है, जहाँ पे शुक्र राहु आके बैठे थे। 10वें घर में जो 4 लिखा है मालक चंद्रमा है, और चंद्रमा भी देखो जी आपका बैठा है तीसरे घर में, लेकिन चलत में इसको मैंने देखा ये दूसरे घर के ऊपर जा रहा है, धन के घर के ऊपर। चंद्रमा फिलहाल आपको अच्छे फल देगा, योग कारक है ये आपको, फिर भी 10वां घर काम का से धन देगा, पिता से धन, सरकार से धन, ये चलो ठीक है आपका। और तो आपको मैं फिर एक और रिपीट कर दूं कि आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब है वो है ये राहु ग्रह, ये सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है। सूर्य अच्छा है, बस थोड़ा सा पीड़ित है। मंगल भी ठीक ठाक है, बाकी थोड़ा सा मंगल भी अस्त है। बुध भी ठीक है लेकिन अस्त है और राहु से पीड़ित है, राहु के नक्षत्र में बैठा है। शुक्र अच्छा है लेकिन अस्त है और राहु के साथ बैठा है। चंद्रमा ठीक है और शनि भी ठीक ठाक है, इसको मतलब ठीक ही रखना, खराब मत सोचना। शनि को हल्का सा थोड़ी सी दिक्कत देगा, बस फिर भी ठीक है। अब इसी घर में 8वें घर में गुरु बैठा है, हाँ गुरु थोड़ी सी दिक्कत देगा क्योंकि मार्केश भी है गुरु। ये छठा घर जो है, छठे घर से रोग शत्रु कर्जा देखते हैं। इस घर में 12 लिखा है मालक गुरु। गुरु रले मिले फल देगा, ऐसा नहीं बिल्कुल बुरा है, गुरु रले मिले फल। 8वें घर में बैठ के उम्र के लिए वैसे अच्छा है। गुरु देखो जी बैठा 8वें घर में, लेकिन गुरु चलत में सवाल की इस घर के ऊपर 7वें घर के ऊपर आएगा जो नहीं, थोड़ा बहुत आएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इनकी शनि 4 डिग्री का है, गुरु 8 डिग्री का है। और गुरु उम्र के लिए अच्छा, लेकिन गुरु थोड़ा सा अपनी दशा में हेल्थ आपकी ख़राब करेगा। और एक और बात, ये सूर्य जो आपका है, मैंने देखा इसको, ये आपका राहु के जो सूर्य आपका है ये गुरु के नक्षत्र में बैठा है। और तो दोबारा एक बार मैं रिपीट करूँ, आपके लिए ज़रूरी जो उपाय हैं, सबसे ज़रूरी उपाय तो एक तो है आपके लिए सूर्य ग्रह के, जिसकी ये चली है दशा, ताकि दशा आपकी बिल्कुल अच्छी जानी चाहिए। तो सूर्य के उपाय में से आप सूर्य का मंत्र जाप करो जितना कर सकते हो सुबह के टाइम, स्टार्टिंग में चाहे एक माला कर लो, आगे बढ़ा देना बाद में। और सूर्य का जो पाठ है वो पढ़ना है या सुनना है। और व्रत का तो आपकी मर्जी है, आरती वैसे ज़रूर कर लो। और सूर्य का ये जो मैंने पितृ का पाठ बोला है वो पढ़ो, ताकि जो दोष बना है वो ख़त्म हो। और राहु के उपाय तो भाई बहुत ज़रूरी है, जिसमें से राहु के दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, शाम को या रात को। राहु का दान करो, वो आपको मैं वीडियो भेज दूँगा, वो देख लेना। और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना किया करो। शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो, चाहे 1 माला चाहे 2 माला। और दुर्गा चालीसा के पाठ सुबह शाम पढ़ो। और बाकी शुक्र का मंत्र आप जरूर करो, चाहे स्टार्टिंग में 1 माला कर लो, बाद में इसको बढ़ा देना। और शाम के समय कर लेना, और शुक्र का रत्न दान कर लेना।
गोमद कभी रत्न धारण नहीं करना, लहसुनिया धारण नहीं करना, और भी रत्न जो है कोई धारण नहीं करना। शुक्र रत्न दान कर लो, बुध का पन्ना भी आप दान कर सकते हैं। 2 रत्न दान कर लो, शुक्र का और बुध का पन्ना। फिलहाल पहले शुक्र का कर लेना, बुध का चाहे बाद में कर लेना। बाकी जो मैंने बोला है, ये जो दोष है पितर, जो यहाँ पे पितर दोष है, ग्रहण दोष है, उसके लिए ये जो पाठ है पितर सूक्त का पाठ पढ़ा करो। शनि मंदिर जाओ, वैसे भी आपके कुंडली में शनि आपके इष्ट देव हैं। तो एक बार आपके द्वारा मैं सवाल देख लेता हूँ। आपने बोला 1 साल से रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन साथ में शिव जी का जो मंत्र है वो भी जाप किया करो, ओम नमः शिवाय बैठ के। और रोज़ एक बार सुबह हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, कई बार अच्छे होते हैं, लेकिन कोशिश करो पाठ चेंज किया करो। अगर आज मान लो अपनी हनुमान चालीसा पढ़ा है, कल आप बजरंग बन पढ़ो, परसों संकट मोचन पढ़ लो, कभी अंगार का स्रोत पाठ पढ़ लिया, ऐसे पाठ पढ़ा करो। दुर्गा चालीसा पढ़ता हूँ, ठीक है, पढ़ लिया करो। और आपने बोला स्मोकिंग प्रॉब्लम है 17 से। देखो जी, एक बात सोच लो, ये कोशिश करो ये पाठ, आप ये जो नशा मैंने बोला राहु का नशा है जो आप कर रहे हो, राहु से प्रार्थना करो कि आपकी जो आदत है वो छूटे। बाकी एक नशा मुक्त केंद्र होता है, वो जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें ये बना होता है, वहाँ पे जाके कुछ मेडिसिन खाओ, उससे क्या होगा, आपकी अंदर से इच्छा खत्म हो जाएगी पीने की सिगरेट। उसका भी सहारा लो, पाठ पूजा की सहारा लो, लेकिन जो मैंने बोला मेडिसिन ज़रूर खाओ। इसकी मेडिसिन होती है, वो हॉस्पिटलों में मिल जाती है, नशा मुक्त केंद्र होते हैं उनसे मिल जाती है, वो ज़रूर लेना आप। बिल्कुल इच्छा खत्म हो जाएगी अंदर से, बेचैनी होने लगती है, पढ़ाई में पहले मन लगता तब नहीं बैठता, बेचैनी होती है। जॉब के लिए कोई ना, आप ये उपाय करके देखो। 1 साल से ओवर थिंकिंग है लोड, 1 साल से आपके पहले ये केतु की दशा भी चल रही थी, बड़ी दशा शुक्र की थी, उसमें केतु की दशा थी, उसमें भी दिक्कतें आई होंगी आपको। फिलहाल भी बाकी आप देखना कि पिछले 2 महीने से आपको कितना अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई 2 महीने से काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है, तो ये सूर्य अच्छे फल दे रहा है आपको। और सिल्वर पहनूँ, जैसे कि सिल्वर तो देखो इतनी बड़ी बात नहीं है, मेन है पाठ पूजा। चंद्रमा की ठीक दशा चलेगी, उसमें चंद्रमा का मंत्र भी ऐड कर लेना सुबह के टाइम, ओम सोम समाय नमः, वो भी शुरू कर देना आप। वैसे भी कर ही लिया करो, क्योंकि ये जो राहु शुक्र देखो जी 10वें घर में बैठे, इस घर का मल चंद्रमा है, उसका भी आप एक लिख लेना कि चंद्रमा का भी मंत्र आप सुबह के टाइम किया करो, ओम सोम समाय नमः। काम काज के लिए अच्छा होगा आपके। बाकी आपने बोला है 1-2 प्रॉब्लम है कि सुबह आलस आता है, शाम को होते। देखो जी, आलस आने के कारण कई होते हैं। आलस का वैसे शनि कारण है, शनि के मंदिर जाकर प्रार्थना करो कि दिक्कत आपकी दूर हो। लेकिन आप क्या करो, आप वैसे भी देखो मैंने बोला मेडिसिन का भी अपने सहारा लेना है। जैसे आप एक मेडिसिन होती है मल्टी विटामिन की जो गोलियां होती है वो खाओ आप, उससे आपकी हो सकता है कोई आपकी शरीर में कोई कमी ऐसी हो जिसकी वजह से आपको आलस आ रही है। मतलब मेडिसिन जो डॉक्टर है उसकी भी सहारा लो, मेडिसिन का सहारा लो। बस एक पत्ता मैंने बोला है वो है मल्टी विटामिन, जो गोली होती है वो एक पत्ता ले लो, वो एक बार खा के देखो, उससे हो सकता है आपकी शरीर की कुछ जो कमी है वो पूरी हो जाए। मल्टी विटामिन पत्ता जो है, बाकी फल फ्रूट खाया करो। और ब्लैक मैजिक तो ऐसा देखो जी कोई किसी पे नहीं कर सकता, इतना टेंशन मत लो। जो पाठ पूजा मैंने बोले वो करो, और साथ में सिगरेट छोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि देखो जी उसकी वजह से भी आपकी दिक्कतें हो सकता आ रही हों, क्योंकि साथ में आप पाठ पूजा कर रहे हो, ऊपर से आप। और आपने बोला है रुद्राक्ष, मैंने बोला था, आपने बोला 3। देखो जी रुद्राक्ष के भी कई बार नुकसान होते हैं, ऐसे पहनने नहीं चाहिए। अगर सही ढंग से आपने नहीं पहने, गलत पहन रखे हैं, तो इसलिए मैं बोलूँगा रुद्राक्ष आप देख लेना कि जब से पहने हैं तब से दिक्कत आ रही है या फ़ायदा हो रहा है, उनको फिर आप उतार के रख देना। इसके अलावा आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लग रही, कुछ पूछना होगा तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। केतु के लिए आपको मैंने बोला था कुत्तों को रोटी डाला करो, इससे केतु शांत होगा आपका। बाकी देखो जी जितना हो सकता है धार्मिक बनो, पाठ पूजा किया करो, नाम जपा करो, भगवान का नाम जपो, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्मों से बचो, बेईमानी करने से बचो, ईमानदार बनो, गाली गलौज करने से बचो।